क्लास 12 आज मैं आपको कराने वाली हूँ आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 2 राष्ट्रीय आय का लेखांकन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इसके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं मैं जो आपको करा रही हूँ और ये आपको अपनी इकोनॉमिक्स की कॉपी में करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत किसी देश में एक वर्ष के समस्त वस्तुओं और सेवाओं के उत्पाद को बाजार मूल्य पर शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, सकल राष्ट्रीय मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के अंतर्गत किसी देश में जो एक वर्ष के अंदर समस्त वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसके बाजार मूल्य को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय है? तो राष्ट्रीय आय कौन सी है? इसमें साधन लागत पर जीएनपी, साधन लागत पर जीडीपी, साधन लागत पर एनडीपी या साधन लागत पर एनएनपी। तो यह आ जाएगा साधन लागत पर एनएनपी। एनएनपी की फुल फॉर्म होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगी इसकी, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा हमारा साधन लागत पर एनएनपी, एनएनपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एनएनपी है? इसमें से कौन एनएनपी है? मतलब एनएनपी का मतलब होता है शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो एनएनपी कैसे निकलेगी? जब हम जीएनपी में से पूंजी क्षय को माइनस कर देंगे। ठीक है, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से जब हम कैपिटल जो हमारा क्षय हुआ है, पूंजी क्षय हुआ है, उसको माइनस कर देंगे तो उसे हम तब हमारा निकलेगा फिर हमारा एनएनपी। तो इसका आंसर हो जाएगा जीएनपी माइनस पूंजी क्षय। एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनकी बाजार कीमत के योग को क्या कहा जाता है? तो उनकी बाजार कीमत के योग को कहा जाता है जीडीपी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीडीपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अब हमारा, एक मिनट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीएनपी एमपी बराबर डैश। तो जीएनपी के बराबर कौन होता है? तो जीएनपी बराबर होती है जीडीपी एमपी के। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस विदेशों से शुद्ध आय, है ना, शुद्ध साधन आय। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जीएनपी बराबर होती है जीडीपी एमपी प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय। निम्नलिखित में से क्या सत्य है? अब सत्य क्या है? तो एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस घिसावट। एनएनपी कैसे निकलती है? जब हम जीएनपी मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से जो हमारी घिसावट है, जो किसी भी टूट फूट पे व्यय हुआ है, उसको जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा शुद्ध मतलब कि एनएनपी निकल आएगा। तो ये हमारा क्या है? एनएनपी, यही हमारा राइट आंसर है। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस घिसावट। नेक्स्ट आता है एनएनपी बराबर। एनएनपी किसके बराबर होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम जीएनपी में से घिसावट को माइनस कर देंगे तो हमारा एनएनपी निकल आएगा। तो ये इसका आंसर यही हो जाएगा, जीएनपी माइनस घिसावट। ग्रॉस मतलब कि संपूर्ण में से जब हम घिसावट को माइनस करते तो हमारी शुद्ध निकल के आ जाएगी। अब आता है नेक्स्ट एनडीपी। एनडीपी क्या है? तो एनडीपी कैसे निकलता आता है? जब जीएनपी में से, है ना, जीएनपी में से हम माइनस क्या कर दें? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों को माइनस कर दें और प्लस जो आर्थिक सहायता मिली हुई है उन सबको माइनस कर दें तो हमारा निकल जाएगा एनडीपीएफसी। ओके, नेक्स्ट आता है घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित रहता है? तो घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित रहता है? अभी बताया था कि जीएनपी में ही वो सम्मिलित रहता है। जीएनपी में से माइनस करते तभी तो एनएनपी निकालते हैं। तो किसमें सम्मिलित रहता है? ये जीएनपी में ये सम्मिलित रहता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय को क्या कहा जाता है? तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय को, जब मैंने बताया था साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय निकाली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। तो इसे कहेंगे राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय में हमारी लगान भी, मजदूरी भी, वेतन, ब्याज, लाभ, तीनों, ये मतलब पांचों हमारे जितने भी वो होते हैं उत्पादन के साधन, सभी को सम्मिलित किया जाता है। तो हमारा क्या होगा? लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ, सभी को हम इसमें सम्मिलित करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सही है? इसमें से अब कौन सही है? तो इसमें आ जाएगा प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। मतलब कि व्यक्तिगत आय जो है उसमें से प्रत्यक्ष कर को माइनस कर देंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी? प्रयोज्य आय, जो हमारी हमें प्रयोग के लिए आय चाहिए। नेक्स्ट है स्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? जब हमारा स्थायी पूंजी का उपभोग होता है तो उसे क्या कहते हैं? मूल्यह्रास। उसका आंसर हो जाएगा हमारा मूल्यह्रास। यदि किसी देश की विदेशों से प्राप्त निवल आय ऋणात्मक है, यदि किसी देश की विदेशों से जो प्राप्त आय है वो ऋणात्मक है तो क्या होगा? सकल घरेलू उत्पाद क्या होंगे? ज़्यादा होंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद की तुलना में। तो हमारा सी आंसर हमारा सही हो जाएगा।
किसी अर्थव्यवस्था में किसी एक वर्ष के उत्पादित, एक मिनट, हाँ, किसी अर्थव्यवस्था में किसी एक वर्ष के उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कुल घरेलू उत्पाद। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कुल घरेलू उत्पाद। एनडीपी की गणना में अनुदान जाता है। तो एनडीपी की गणना में क्या किया जाता है? अनुदान को जोड़ा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का संकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय समंकों का संकलन हमारा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। भारत में राष्ट्रीय आय गणना का आधार वर्ष क्या है? तो 2011-12। तो आधार वर्ष हो जाएगा हमारा इसमें 2011-12। भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन है, क्या है? वर्तमान हस्तांतरण। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। केरल पीड़ितों के लिए विदेशी सरकार द्वारा दवाइयों की आपूर्ति है, क्या है? वर्तमान हस्तांतरण। मतलब कि आज के लिए जो हस्तांतरण किया जा रहा है वो हो जाएगा वर्तमान हस्तांतरण। साधन आय नहीं है, क्या नहीं है साधन आय? पूंजीगत हस्तांतरण, कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। डैश परिवारों, उद्योगों तथा सरकार को एक दूसरे से प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है? हस्तांतरण आय प्राप्त होती है। परिवारों को, उद्योग को और सरकार को एक दूसरे से क्या प्राप्त होती है? हस्तांतरण आय प्राप्त होती है। आगे चलते हैं। हस्तांतरण आय में शामिल नहीं करते हैं, किसको नहीं करते हैं हस्तांतरण आय में शामिल? तो हम इसमें करते नहीं हैं, मिश्रित आय को हम शामिल नहीं करते हैं। रॉयल्टी में शामिल नहीं है। रॉयल्टी में क्या शामिल नहीं है? कॉपीराइट भी शामिल है, पेटेंट भी शामिल है, बस केवल क्या शामिल नहीं है? ब्याज शामिल नहीं है। उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय क्या कहलाती है? उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय हमारी कहलाएगी लाभ। उद्यम क्या होता है? जो उद्यम हमारा उद्यमी होता है, जो सहन करता है, तो उसे क्या प्राप्त होता है? उसे लाभ प्राप्त होता है उद्यमी को। उत्पादन के 5 साधन होते हैं ना, तो एक तो होता है जो भूमि लगाता है, भूमिपति, तो भूमिपति को मिलता है लगान। दूसरा होता है पूंजीपति, पूंजीपति को मिलता है पूंजी, है ना। श्रमिक, जो श्रमिक अपनी श्रमिक लगाता है तो उसे क्या मिलता है? श्रम। इस तरीके से, और जो उद्यमी होता है उसे मिलता है लाभ। आगे चलते हैं। इसमें प्रचालन अधिशेष नहीं होता। तो प्रचालन अधिशेष नहीं होता तो किस में नहीं होता? इसमें धर्मार्थ अस्पताल, इसमें प्रचलन अधिशेष नहीं होता। तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला धर्मार्थ अस्पताल। स्टॉक में परिवर्तन हो सकता है, तो स्टॉक में परिवर्तन नियोजित, अनियोजित या ए और बी दोनों, तो इसमें हो जाएगा ए और बी दोनों। शुद्ध निवेश कैसे प्राप्त होता है? जब हम सकल निवेश में से मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे। जैसे मैंने अभी बताया था कि जीएनपी में से जब हम मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे तो हमारा शुद्ध निवेश निकल के एनएनपी निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास बराबर, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का मापन आय विधि से भी किया जाता है, उत्पादन विधि से भी किया जाता है और व्यय विधि से भी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट आता है, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। सभी क्षेत्र सम्मिलित होते हैं, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र वो होता है जो अपनी भूमि लगाता है, द्वितीयक क्षेत्र वो होता है जो अपनी पूंजी लगाता है, श्रमिक होते हैं ना, तृतीयक क्षेत्र जो कच्चा माल वगैरह सब चीज़ होती है। तो इसमें सभी क्षेत्र शामिल होते हैं, तो इसका जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट आते हैं 31 पे। प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में भूमि भी है, वन भी है, क्योंकि ये प्राथमिक वो हैं साधन है, तो भूमि भी, खनन भी, ये भी प्राथमिक है, और वन भी, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय में किसे सम्मिलित किया जाता है? हस्तांतरण भुगतान को, काले व्यवसाय से प्राप्त आय को, अंश एवं ऋणपत्र की बिक्री से प्राप्त आय को। तो इसमें से कोई भी नहीं, इन्हें इसमें से कोई भी नहीं सम्मिलित किया जाता। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? सकल पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय, मध्यवर्ती वस्तुएं, ए या दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। द्वितीयक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो द्वितीयक क्षेत्र में कौन सम्मिलित है? विनिर्माण। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना
क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का एक बार से अधिक मूल्य शामिल करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोहरी गणना, इसलिए हमें इसमें दोहरी गणना नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना में सभी वस्तुओं को, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को भी, भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय को भी, विदेशी पर्यटकों द्वारा देश में किया गया व्यय सभी सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। 37 पे आते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना में महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत करते हैं। कौन प्रस्तुत करते हैं? उत्पादन, आय तथा व्यय, इसमें हमारा ये महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन, आय तथा व्यय। तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। जो सेवा करता है, जैसे श्रमिक होता है, तो इसे कहते हैं सेवा क्षेत्र। ठीक है। अंतिम वस्तु का मूल्य। अंतिम वस्तु का मूल्य कैसे प्राप्त होता है? अंतिम वस्तु का मूल्य को किसे कहा जाता है? तो अंतिम वस्तु का मूल्य बराबर कुल उत्पाद मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। ये इसका आंसर हो जाएगा ए। हस्तांतरण भुगतान को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, तो हस्तांतरण भुगतान को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये हो जाएगा असत्य। तो ये आपके 40 क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। इन सबको आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है, ग्रुप में सेंड करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।